ओके, सो ड्रग प्रोफाइल्स में सबसे पहली ड्रग है एड्रेनालिन। इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि एक एड्रेनालिन जो है वो एक होती है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। नाउ व्हाट इट इज़, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए मैं बताती हूँ कि हमारे दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे कॉन्शियस जो चीज़ें हो रही होती हैं वो सारी हमारी वॉलेंटरी मूवमेंट्स वगैरह उस सब के अंडर वो सारी चीज़ें सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मींस के जो हमारे अनकॉन्शियस एक्शंस हो रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि सर्कुलेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ये सब कुछ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरा मींस पैरा के अंदर जो है ये हमारी रेस्ट की सिचुएशन के अंदर जोन से भी एक्शन सबकॉन्शियसली हो रहे हैं, अनकॉन्शियसली हो रहे हैं, वो इस सिस्टम के अंदर आते हैं। जबकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, यानी कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर जिस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन रखने के लिए, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त काम कर रहा होता है। इस वजह से हम लोग देख रहे हैं कि एड्रेनालिन जो है वो एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मिमिक का जो है वो एगनिस्ट होता है, बेसिकली उसका माइमेटिक एजेंट होता है। एड्रेनालिन जो है वो हमेशा फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जैसी जो की वक्त जिस तरह की बॉडी के अंदर फंक्शनिंग हो रही होती है वो उसी तरह की फंक्शनिंग को एक्टिवेट करता है। नाउ फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देता है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा शैलो हो जाती है, यानी तेज़ी से सांस आता है। ताकि तेज़ सांस इसलिए आना शुरू हो जाता है ताकि बॉडी को प्रॉपरली जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई हो स्ट्रेस की कंडीशन में, और हार्ट रेट भी तेज़ हो जाता है। आपका ब्लड फ्लो हर तरफ जो है वो तेज़ी से जा रहा होता है, हर ऑर्गन की तरफ, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इसका नाम ये है कि ये एक अल्फ़ा बीटा एड्रेनर्जिक एगनिस्ट है, यानी कि ये अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स और बीटा 1 रिसेप्टर्स। जब ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करेगी एड्रेनालिन, तो ये क्या करेगी, ये आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, ठीक है। और अगर ये बीटा 1 रिसेप्टर्स, ये मैं सर्कुलेशन के हवाले से बात कर रही हूँ, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट शामिल होता है। जब ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू होगी। और अगर यहाँ पर मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, यानी मायोकार्डियल यानी जो आपके हार्ट के मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो वो बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू होगी, और इसी वजह से जो है ये एपिनेफ्रीन हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। उसके अलावा जो अगर ये और इसके क्या फंक्शंस हैं, मतलब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या चीज़ें आती हैं इसके। उसके अलावा प्यूपिलरी डायलेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। प्यूपिल का डायलेटर मसल जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा देगी और रेडियल मसल्स की ये रिलैक्सेशन करा देगी, ठीक है। और जो है इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर, और उसके अलावा जो इंटेस्टाइन में स्फिंक्टर मसल्स हैं उसकी भी ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। हम लोग जो हैं इसको एड्रेनालिन को एज अ ड्रग डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से हमारा मेन फोकस यहाँ पर दो चीज़ों के लिए होगा। एक होगा इसका दो नहीं बल्कि चलो 3 चीज़ें, एक है ब्रीदिंग, एक को जो है वो मैनेज करना, एक इसका जो हार्ट पे इफ़ेक्ट है उसका, और उसके अलावा थर्ड में हम लोग देखेंगे कि ये एनाफाइलेक्सिस में किस तरह से रोल प्ले करती है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके फार्माकोलॉजिकल यूजेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अगेन मैंने अभी बताया कि ये एनाफाइलेक्सिस में रोल प्ले करती है, यानी कि अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन, वो एक सीरियस शॉक उसकी वजह से अगर हो जाए, उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, तो उस केस में हम एड्रेनालिन को एडमिनिस्टर कर देते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा ये ब्रीदिंग का मैंने भी बताया है, ये उसको इम्प्रूव करती है। और अभी मैंने ये भी बताया कि ये सर्कुलेशन यानी जो आपके हार्ट के फंक्शंस हैं या फिर आपके ब्लड वेसल्स के फंक्शंस हैं उसको भी जो है वो एडजस्ट करती है। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर रहा है तो ये उसको रेज़ करती है। ठीक है जी। और ये रिवर्स करती है हाइव्स को और रिड्यूस करती है स्वेलिंग ऑफ लिप्स। अगेन ये जो पॉइंट है ये एलर्जी से रिलेटेड है। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ट्रेड नेम और एडल्ट डोज को डिस्कस करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनाफाइलेक्सिस की, हम बात कर रहे हैं ब्रोंकोस्पेज्म ड्यू टू एस्थमा यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की, और हम बात कर रहे हैं हमारे कार्डियक प्रॉब्लम्स की। सो सीपीआर इसमें आ जाता है। जब हम बात करते हैं कि ये एनाफाइलेक्सिस में किस तरह से रोल प्ले करता है, तो इसका एक ट्रेड नेम हम डिस्कस करेंगे, वो है एपीपेन। ठीक है। एपीपेन एक ऑटो इंजेक्टर होता है, ये इंजेक्शन होता है बेसिकली, और इसकी स्ट्रेंथ होती है 0.3 mg। सो यहाँ पर जो है ये एक एनाफाइलेक्सिस की के लिए यूज़ करते हैं आप इसको, और सबक्यूटेनियसली या फिर आप जो है वो इंट्रामस्कुलरली इसको एडमिनिस्टर करते हैं, और आप इसको रिपीट कर सकते हो एवरी 5 to 10 मिनट्स। अगर आप चाहते हो तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो। अब एनाफाइलेक्सिस बेसिकली जो है किसी भी एलर्जिक रिएक्शन का एक एक्सट्रीम सिवियर फॉर्म जो हो जाएगी तो वो एनाफाइलेक्सिस होता है। इस वजह से ये जो एपीपेन ऑटो इंजेक्टर है ये आपकी जो है एनाफाइलेक्सिस के केस में आप जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। 0.3 mg इंजेक्शन है। यहाँ ब्रैकेट में एज एंटीहिस्टामिन इसलिए लिखा है क्योंकि जो नॉर्मली अगर माइल्ड एलर्जी होती है उस केस में जो पेशेंट होता है वो अपने एंटीहिस्टामिन मेडिकेशंस ले रहा होता है जिसमें बेनाड्राइल वगैरह आती हैं, लेकिन अगर उसका सिवियर जो है एनाफाइलेक्सिस अगर वो एक्सपीरियंस करता है तो वो फौरी तौर पे इमरजेंसी में जो है वो एपीपेन ऑटो इंजेक्टर यूज़ करेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर फर्दर उसकी जो इमरजेंसी केयर है वो कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रोंकोस्पाज्म यानी जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, अगर वो माइल्ड इंटरमिटेंट एस्थमा उनको हो रहा है तो वो एक पफ ले सकते हैं उस केस के अंदर। ठीक है। जिसकी डोज़ है वो 0.1 to 5 mg। लेकिन अगर वो चाहते हैं इसको कि ये मतलब इसको रिपीट करना चाहते हैं तो वो आफ्टर 1 मिनट जो है वो उसको एक दफ़ा बस और ले सकते हैं, इनहेल करेंगे ऑरली। ठीक है। वो 2 बफ से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं कर सकते एक वक्त में, यानी एक सिंगल डोज में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है जी कि ये सीपीआर के केस में हम लोग लेते हैं। ठीक है। सीपीआर के केस में इसमें जो इसकी डोज़ है वो 1 mg पर ml होती है, या फिर ये 10 ml ऑफ बन जाता है 0.1 mg पर ml सॉल्यूशन का। ठीक है। ये आईवी लेंगे, और अगर जो है इसको रिपीट करना चाहें तो वो आफ्टर एवरी 3 to 5 मिनट्स रिपीट भी कर सकते हैं। सीपीआर इटसेल्फ एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें आप कार्डियक सिस्टम और पल्मोनरी सिस्टम को रिवाइव करना चाहते हैं, उसको बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि उसका हार्ट रेट पेशेंट का बहुत कम हो रहा होता है, तो आप उसको इंक्रीज़ करने के लिए फ़ौरन से जो है वो एड्रेनालिन को इंजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो है ये एड्रेनालिन इंजेक्शन भी एज यहाँ पे मेंशन है, ये अमीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको मैन्युफैक्चर कर रही है इस इंजेक्शन को इस स्ट्रेंथ में, और इसकी प्राइस है 158 रुपीज़। दिस इज़ एड्रेनालिन इंजेक्शन, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये कार्डियक स्टिमुलेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये इसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस और एडल्ट डोज डिस्कस हो चुकी है, इसके फार्माकोलॉजिकल यूजेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो पीछे चीज़ें बचती हैं वो हैं जी कि इसकी डायरेक्शन फॉर यूज़ क्या है। डायरेक्शन फॉर यूज़ की अगर हम बात करें तो अगेन ये एक इंजेक्शन है, तो आपने इसको जो है ये इंजेक्शन आप जो है वाया स्किन यानी सबक्यूटेनियसली या फिर मसल्स में देंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था एनाफाइलेक्सिस के अंदर कि ये सबक्यूटेनियसली या फिर आईएम होगा, और अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप इसको इट कैन बी गिवन थ्रू द क्लोथिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स ये एज इन्फ्यूशन भी जो है वो दिया जा रहा होता है इनटू दी वेन। एपिनेफ्रिन की बात कर रहे हैं, एड्रेनालिन की। अब इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं?
इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये हैं, अगेन जो इसके नॉर्मल इफ़ेक्ट्स हैं अगर वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, अबव नॉर्मल हो जाएगी जो भी चीज़, अगर हार्ट रेट जो इंक्रीज़ कर रहा था ये अबव नॉर्मल इंक्रीज़ हो जाएगा तो ट्रैकीकार्डिया होगा, और अगर जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो भी अबव नॉर्मल हो जाएगा तो वो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एंजाइटी है, पैल्पिटेशंस हैं, फिर अगेन डायफोरेसिस मींस कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना शुरू हो जाए, नौसिया, वॉमिटिंग, तो नॉर्मल ये होते ही हैं एडवर्स रिएक्शंस, ठीक है जी। ट्रेमर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये जो है इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, वेरी इजी, ठीक है। इसके नॉर्मल इफ़ेक्ट्स अगर अबव नॉर्मल होने लग जाएं तो वो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसकी ड्रग इंटरेक्शंस आ जाती हैं कि ये TCAs के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके अलावा ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज यानी जो डोपामीन वगैरह उसके जो ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम हैं उनके इनहिबिटर्स के साथ जो है ये इंटरेक्ट कर जाता है। ये जो बीटा रिसेप्टर्स के बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं उनके साथ भी ये ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का एक्शन जो है वो ऑपोजिट है। एड्रेनालिन बीटा एगनिस्ट है जबकि जो ये वाले हैं ये एंटेगनिस्ट हैं। उसके अलावा इस ये जो है वो जनरल एनेस्थेटिक्स, कोकेन एंड एंटीसाइकोटिक्स के एक्शंस को के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। एंटीसाइकोटिक्स में यहाँ पे लिखी हुई है क्लोरप्रोमाज़िन, ठीक है जी, जो कि सो दीज आर लिस्टेड एज द ड्रग्स विच इंटरेक्ट विद एड्रेनालिन। सो नेक्स्ट इसमें जो चीज़ सिर्फ रह गई है वो क्या है कि फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है जी। फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी हम डिस्कस करते हैं कि अगेन हमने डिस्कस किया कि ये IM सबक्यूटेनियस के थ्रू देते हैं। जाहिर सी बात है इंजेक्शन है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका काफ़ी रैपिड होगा, फौरी तौर पे ये ब्लड में क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है, सो इस वजह से इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रैपिड है। देन इसमें है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट ही है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये सिर्फ इमरजेंसी केसेस में हम लोग इसकी थोड़ी सी डोज देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। और इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो मोस्ट ऑफ द एजेंट्स की तरह ये भी लिवर से ही मेटाबोलाइट हो रहा है और मेटाबलाइज हो रहा है। 2 to 3 मिनट्स इसकी हाफ़ लाइफ है। अगेन इसकी एक्सक्रीशन भी नॉर्मली जो जिस तरह होती है वो यूरिन के थ्रू हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एड्रेनालिन। आई होप कि ये आपके लिए इजी साबित हो इंशाल्लाह और आपके लिए आसानियाँ पैदा हों इंशाल्लाह, आमीन। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।